हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। हम अपना चैप्टर 5 स्टार्ट कर चुके हैं और हमने इस चैप्टर के काफ़ी टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो आज इस चैप्टर की हमारी लास्ट वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो साउथ एशिया है उसमें जो कंट्रीज़ हैं उनके आपस में कैसे रिलेशन है। बेसिकली उनके रिलेशन इंडिया के साथ देखे जाएंगे कि उनके इंडिया के साथ कैसे रिलेशन है, और साथ ही जो साउथ एशिया में जो कंट्री होती है वो अपने पीस और कॉरपोरेशन के लिए उन्होंने क्या इनिशिएटिव लिए हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और हमारी जो एक साथ ही हम एक टाइमलाइन को भी कवर करेंगे कि जो साउथ एशिया से रिलेटेड जो टाइमलाइन है इसको भी हम कवर करेंगे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बेसिकली हम इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो अब कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो साउथ एशिया है वो क्या है, कौन कौन सी इसमें कंट्री है, कैसा इसका डेवलपमेंट है, किस लेवल पर ये स्टैंड करता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। साथ में फिर हमने पढ़ा था कि जो इसके अंदर जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनकी जो डेमोक्रेसी है, जो वहाँ की डोमेस्टिक जो फिलोसफी है, नेशनल लेवल की जो चीज़ें हैं वो हमने पढ़ी थी। तो सबसे पहले हमने बेसिकली किस कंट्री के बारे में पढ़ा था, हमने सबसे पहले पढ़ा था पाक के बारे में। जो पाक है वहाँ पर कभी डेमोक्रेसी और कभी आर्मी सिस्टम रहा था, इस सब के बारे में हमने पढ़ा था कि कैसे वहाँ पर डेमोक्रेसी आती है, कभी कभी वहाँ पर आर्मी सिस्टम आता है, और जो पॉपुलेशन है वहाँ पर उनको क्या क्या फेस करना पड़ता है। फिर और जो करंट में जो यहाँ पर सिस्टम है उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। देन उसके बाद आता है पाक के बाद आता है बांग्लादेश, क्योंकि जो बांग्लादेश है वो पाक से ही बना है। 1971 में हमने इसकी इस्टेब्लिशमेंट पढ़ी थी कि जो बांग्लादेश है वो कैसे बना। तो फिर उसके बाद हमने इसकी इस्टेब्लिशमेंट से लेकर वहाँ पर डेमोक्रेसी और जो आर्मी सिस्टम रहा था इन सब के बारे में भी हमने पढ़ा था कि वहाँ पर कौन कौन से लीडर आए, क्या क्या उन्होंने किया, और प्रेजेंट में वहाँ पर जो ये मल्टी पार्टी सिस्टम है ये कैसे वहाँ कैसे डेमोक्रेसी वहाँ पर डेवलपमेंट हुई। उसके बाद जो कंट्री आती है वो है नेपाल। नेपाल में दो सिस्टम रहे हैं, मोनार्की एंड डेमोक्रेसी। इसमें हमने पढ़ा था कि जो यहाँ की ये डेमोक्रेसी है, जो इसकी जर्नी है वो काफ़ी शॉर्ट रही है और साथ ही काफ़ी डिफ़िकल्ट भी रही है। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी कि इन सब चीज़ों से निकलने के बाद वहाँ पर जो मोनेर्की सिस्टम है उससे लोगों ने कैसे छुटकारा मिला, कैसे वहाँ के लोग हैं जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे, और कैसे वहाँ पर अब जो डोमेस्टिक उनकी फिलोसफी है वो है। देन उसके बाद हमने पढ़ा था श्रीलंका के बारे में कि जो श्रीलंका है वहाँ पर क्या चल रहा है, कौन सी पार्टी वो कर रही है। तो यहाँ पर जो श्रीलंका है बेसिकली यहाँ पर डेमोक्रेसी को लेकर कोई फाइट नहीं हुई है, क्योंकि सिंस 1947 से तब से इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई है, तभी से लेकर यहाँ पर डेमोक्रेसी रही है। जैसे कि इंडिया भी सिंस तभी से जब से बना है तभी से वहाँ पर, यानी जब से आज़ाद हुआ था 1947 में, तभी से यहाँ पर डेमोक्रेसी है। तो श्रीलंका में भी ऐसे ही है। पर जो बेसिकली जो श्रीलंका है उसको डेमोक्रेसी नहीं बल्कि एक अदर प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा था, और ये चैलेंज था लिट्टे का, यानी एक तमिल वाला जो ग्रुप था, इस ग्रुप को लेकर श्रीलंका को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। और जो ये ग्रुप था ये इसको लेकर जो इंडियन गवर्नमेंट थी उन्होंने अपनी आर्मी भी भेजी थी, पर ना ही ये श्रीलंका को पसंद आई और ना ही जो लिटे ग्रुप था उनको पसंद आई। तो ये जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट थी ये श्रीलंका को फेस करनी पड़ रही थी वहाँ पर। देन उसके बाद हमने पढ़ा कि जो इंडिया है, अब हमने अपना फोकस सारी जो कंट्रियाँ उनके बारे में हमने पढ़ लिया था, तो अब हमने अपना जो फोकस है वो कुछ इंटरनेशनल इशू पे लेके आए। हमने बात की कि इंडिया और पाक के रिलेशन कैसे हैं। तो बेसिकली हमने उन चीज़ों को डिस्कस किया जिन चीज़ों को इनमें लेके कॉन्फ्लिक्ट है और किन चीज़ों को लेके इनमें अभी भी एग्रीमेंट चले हुए हैं, ये सब हमने पढ़ा। और आगे अब हम पढ़ेंगे कि जो इंडिया है उसकी जो अदर कंट्रीज़ थी उनके साथ कैसे रिलेशन है, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है जो इंडिया है वो एक साउथ एशिया का सेंटर पॉइंट है। मैप में है, ज़्यादा अच्छा नहीं बनाया, तो एक सेंटर पॉइंट है। तो इसकी जो नेबरिंग कंट्री है उनके साथ इनके कैसे रिलेशन है, और साथ ही जो साउथ एशिया में पीस और कोऑपरेशन के लिए ये सभी कंट्री क्या कर रही हैं। तो चलिए बिना देर करे हम अपना जो टॉपिक है आज का स्टार्ट करते हैं। तो हमने पहले जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने इंडिया और पाक के रिलेशन के बारे में जान लिया था। अब हमारी बारी है इंडिया और जो इसके अदर्स नेबर हैं उनके साथ रिलेशन के बारे में जानने की। तो जैसा कि आपको पता ही है कि पाक के बाद हमने पढ़ा था बांग्लादेश के बारे में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बांग्लादेश के साथ इंडिया के रिलेशन को ही
हाईलाइट करते हैं। तो बेसिकली जो बांग्लादेश के साथ इंडिया के रिलेशन है वो काफ़ी थोड़े पहले जो इशू थे वो वैसे अब नहीं है, पर पहले इनके काफ़ी टॉपिक ऐसे थे, इशू ऐसे थे जिनको लेकर इनमें आपसी मतभेद चलती रहती थी, यानी कॉन्फ्लिक्ट जारी थे। जैसे जो ब्रह्मपुत्र और जो गंगा रिवर है इनके पानी को लेकर भी, पानी की जो शेयरिंग है उसको लेकर भी इनके बीच में काफ़ी मतभेद थे। एंड जो इंडियन गवर्नमेंट थी वो बांग्लादेश से अनहैप्पी थी। इसके भी कुछ रीजन थे, क्योंकि वहाँ पर एक इलीगल मिग्रेशन हो रहा था। जो वहाँ के ढाका के जो टूट रहा था, उस ढाका के टूटने से जो काफ़ी ज़्यादा एक मिग्रेशन हो रहा था, जिससे कि इंडिया के सामने उनको सेटल करने की प्रॉब्लम हो रही थी। तो इंडिया इससे अगेंस्ट था। और साथ ही जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका मानना था कि जो बांग्लादेश है वो जो इस्लामिक ग्रुप है जो कि इंडिया के अगेंस्ट है उसको सपोर्ट कर रहा है, यानी उन्हें भारत के अगेंस्ट होने में सपोर्ट कर रहा है। साथ ही जो बांग्लादेश है वो क्या कर रहा है कि इंडिया की जो आर्मी है उसको अपने जाने के लिए एरिया नहीं दे रहा है, यानी उसको रिफ्यूज कर रहा है कि आप मेरे एरिया में से ना जाओ। तो ये ऐसा इंडिया जो गवर्नमेंट थी उसको अच्छा नहीं लग रहा था। और साथ ही इसके साथ कुछ और जैसे कि नेचुरल गैस इनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेके, और म्यांमार जो जैसे म्यांमार जाना है तो बांग्लादेश से होकर जाने से वो मना कर रहे थे। तो ऐसे कुछ सारे इशू थे जिन पर जो ये इंडिया गवर्नमेंट थी वो बांग्लादेश से खुश नहीं थी। और साथ ही जो बांग्लादेश है उसका भी मानना ये था कि जो इंडिया है वो एक बिहेव सही नहीं कर रहा है, यानी वो ऐसा फील करा रहा है कि वो जैसे एरिया का हेड है। जैसे वो होता है ना कि एरिया का दादा होता है, तो जैसे एक एरिया है तो इंडिया एज ए हेड की तरह अपना रोल प्ले कर रहा है, यानी अपने आप का जो बिहेव है वो अपने आप को ट्रीट ऐसे कर रहा है कि वो पूरे साउथ एशिया का हेड हो। इसके अगेंस्ट जो एक और एरिया था, बांग्लादेश को लगता था कि जो चटगांव हिल्स में जो वहाँ पर मूवमेंट्स हो रहे हैं उनको भी जो ये इंडिया है ये और ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, यानी मोटिवेट कर रहा है। और साथ ही वहाँ पर नेचुरल गैस इनमें भी वहाँ पर इंटरफेयर करने की वो की गई है कि इंटरफेयर कर रहा है। और साथ ही ट्रेड में भी जो इंडिया है वो अनफेयर हो रहा है। तो कुछ ऐसे इशू थे जिससे बांग्लादेश को लगता था कि भारत सही नहीं कर रहा और इंडिया को ऐसा लगता था कि बांग्लादेश सही नहीं कर रहा है। तो ये मिसकम्युनिकेशन की वजह से हो रहे थे। उसके बाद क्या होता है कि जो ये दोनों ही कंट्री हैं ये यानी इनमें काफ़ी ज़्यादा यानी मिसकम्युनिकेशन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट के इशू थे, पर फिर भी आफ्टर ऑल डिस्प्यूट ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करती थी, यानी काफ़ी ऐसे टॉपिक थे जहाँ पर ये कोऑपरेशन करती थी। और जैसे कि अब अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो इनके रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। जैसे नियर बाइट जो 10 साल गए हैं उनमें इनके रिलेशन काफ़ी अच्छे हुए हैं। इनकी जो इकोनॉमी है दोनों एक दूसरे की बेटर हुई है। और जो बांग्लादेश है वो यहाँ की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है इंडिया की उसका भी एक पार्ट है, जो कि साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं उनसे रिलेशन बनाने की ये पॉलिसी है, इसमें बांग्लादेश इस पॉलिसी का पार्ट है। और साथ ही जो डिजास्टर मैनेजमेंट और जो इन्वायरमेंट इशू है इन पे भी ये हमेशा कोऑपरेट करती है और बातें करती हैं। और साथ ही ये जो कंट्री हैं ये दोनों एक दूसरे के, इनका मानना है कि अगर हम सब मिलकर अपने कॉमन थ्रेड्स को पहचान लेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से उनको डील कर सकते हैं। और अपना जो हमारा अगर हम अपने जो कॉरपोरेशन है उसके एरिया को बढ़ाएंगे तो जो हमारे जो यानी हमें लगता है कि इनसे हमें खतरा है उनसे हम अच्छे तरीके से बच सकते हैं। तो ये थे इनकी बांग्लादेश के बाद। अब हम पढ़ेंगे नेपाल के साथ कैसे रिलेशन है। तो जो भारत और जो नेपाल है उनके जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे रिलेशन है, यानी पास्ट से ही वैसे इनके बीच कोई ज़्यादा बड़ी फाइट हुई नहीं है। और दोनों देशों के बीच एक एग्रीमेंट भी है। इस एग्रीमेंट के अंडर क्या होता है कि दोनों ही कंट्रीज के जो सिटीजन है वो बिना किसी वीजा एंड पासपोर्ट के एक दूसरे के देश आ जा सकते हैं। यानी अगर आप कहीं किसी इंटरनेशनल लेवल पर जा रहे हो दूसरी कंट्री तो आपको वीजा पासपोर्ट की जो रेगुलेशन है वो फिल करनी पड़ती है, पर ऐसा यहाँ पर नहीं है। आप इन दोनों कंट्रियों में आ जा सकते हो और काम कर सकते हो। और वैसे इन दोनों के जो इतने अच्छे रिलेशन है उनके होने के बाद भी इनके कुछ डिस्प्यूट होते रहते हैं, यानी कुछ कॉन्फ्लिक्ट के इशू इनके बीच भी हैं। जैसे कि पास्ट में इनमें क्या हुआ था कि जो बिजनेस है ट्रेड है उसको लेकर इनके बीच डिस्प्यूट मनमुटाव देखने को मिला था। और जो नेपाल है उसकी एक चीन के साथ दोस्ती को लेकर भी जो भारत है वो ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि जो बेसिकली चाइना है
वो हमारे अगेंस्ट कुछ ना कुछ करता रहता है। तो इसीलिए नेपाल के साथ उसकी दोस्ती से भी जो इंडिया है वो ज़्यादा कुछ खुश नहीं है। और जो नेपाल जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है कि जो इंडिया के अगेंस्ट जितने भी ग्रुप होते हैं उनके अगेंस्ट कोई वो स्टेप नहीं लेती है। यानी अगर आपको पता है कि इंडिया के अगेंस्ट ये कोई ग्रुप ये काम कर रहा है और नेपाल गवर्नमेंट को पता है कि, तो नेपाल गवर्नमेंट उनके खिलाफ कुछ नहीं करती है। इसीलिए इन दोनों के रिलेशन है वो खराब होते जा रहे हैं। तो इससे भी जो क्या कहते हैं इंडिया है और जो इंडिया गवर्नमेंट है वो एक चीज से और नेपाल से नाखुश है, क्योंकि जो यहाँ पर माओइस्ट के नेपाल में मूवमेंट चल रही है उनको इंडिया एज अपने लिए एज ए डेंजर लेके चलती है कि इनसे हमें खतरा है। तो ये चीज जो है ये इनके बीच डिस्प्यूट के इशू है। और जो नेपाल है उसको भी उसका मानना है, नेपाल की जो पॉपुलेशन है उसका भी ऐसा मानना है कि जो इंडिया है वो इसके इंटरनल जो इशू है उनमें इंटरफेयर कर रही है, यानी उसका कोई राइट नहीं बनता फिर भी वो इंटरफेयर कर रही है। और साथ ही जो नदी का जो जल था और जो पानी बिजली इन चीजों पर अपना यानी कंट्रोल करना चाहती है। तो एक टॉपिक ये है कि जो नेपाल है वो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। तो इस नेपाल का मानना है कि जो हम अगर दूसरे कंट्री जाते हैं तो इंडिया अपना रास्ता हमें नहीं देना चाहती है और हमें समुद्र तक पहुंचने से रोकती है। हालांकि जो इनके जो रिलेशन है वो इन डिस्प्यूट होने के बाद भी इनके रिलेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अच्छे हैं। और जो दोनों ही कंट्रीज हैं वो काफ़ी सारे इश्यूज पर वे आपस में कोऑपरेशन करती हैं, जैसे कि ट्रेड, साइंटिस्ट कॉरपोरेशन, कॉमन नेचुरल रिसोर्सेज, इलेक्ट्रॉनिक जनरेशन, इंटरलॉकिंग वाटर मैनेजमेंट, इन सारे इशू पर ये सारे मिलकर काम करते हैं और जो इनके रिलेशन है वो अच्छे हैं। और जो नेपाल की जो डेमोक्रेसी होने के बाद जो इनके रिलेशन है उनमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। नेपाल के बाद हमने पढ़ा था श्रीलंका। श्रीलंका में क्या है कि जो श्रीलंका और जो इंडिया की गवर्नमेंट है उनके जो रिलेशन है वो एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से खराब हुए थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि इनके रिलेशन अब भी खराब है, अब ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है इनके रिलेशन में। हालांकि जो इनकी जो थोड़ी बहुत फाइट है वो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट को लेकर थी, जैसे वो लिट्टे जो ग्रुप था तमिल वाला, इनको चीज़ों को लेकर थी। और जो तमिल आबादी यानी जब वहाँ की तमिल आबादी को मारा जा रहा था तो ऐसे में क्या हो कि जो भारतीय जनता थी और जो लीडर्स थे वो भी यानी एक स्टेबिलिटी नहीं बना पाए थे। उन्हें भी लग रहा था कि हमें कहीं ना कहीं इंटरफेयर करना चाहिए, न्यूट्रल नहीं रह चुके थे वो। और 1987 में जब इंडिया ने जो अपना इंटरफेयर किया था आर्मी को लेके, उससे इनकी जो क्या कहते हैं दोनों ही जो लिट्टे और जो वहाँ की पब्लिक थी दोनों ही खुश थी। तो इंडिया ने डिसाइड किया कि अब मैं इनके इंटरनल जो इशू होंगे उसमें इंटरफेयर नहीं करूँगा। और फिर उनके रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा चेंज आया कि जो इंडिया गवर्नमेंट है उसने भारत के श्रीलंका के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया है। और इससे क्या होता है कि दोनों देशों की जो रिलेशन है वो मजबूत हुए हैं। श्रीलंका में एक बार एक सुनामी आई थी, उसके बाद जो श्रीलंका का रिकंस्ट्रक्शन हुआ था उसमें भी इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी। और इससे क्या हुआ कि जो दोनों कंट्री है वो और ज़्यादा करीब आ गई थी। तो अब हम एक जो भूटान और मालदीव के साथ भी इंडिया के रिलेशन पढ़ेंगे कि जो भूटान और मालदीव है उनमें उनके इंडिया के साथ रिलेशन कैसे हैं। हालांकि ये दोनों ही कंट्री साउथ एशिया की नहीं है, पर फिर भी ये कभी कभी हम इन्हें साउथ एशिया का पार्ट मान लेते हैं। तो अगर हम बात करें भूटान की, तो भूटान के साथ जो इंडिया के रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे हैं। और भूटानी की जो गवर्नमेंट है उसके साथ कोई बड़ा अब तक झगड़ा भी नहीं हुआ है। और जो भूटान है वो अपने काम क्या कह रहे हैं कि जो अपना जितना भी उसका काम है वो सारा इंडिया के साथ मिलकर कॉर्पोरेट के साथ कर रहा है। जैसे कि भूटान ने क्या किया कि जो नॉर्थ ईस्ट एरिया में जो भारत के जो कुछ ग्रुप थे जो कि भारत के अगेंस्ट एक्टिविटी कर रहे थे, उन्होंने अपने एरिया से उन्हें हटा दिया, जिससे जो इंडियन गवर्नमेंट थी उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। और जो भारत है वो भूटान की काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी कर रहा है, यानी जैसे कि वाटर और बिजली को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनमें जो इंडिया गवर्नमेंट है वो भूटान की हेल्प कर रहा है और उसको डेवलपमेंट में भी ज़्यादा वो कर रहा है। तो वैसे भूटान ये एक हिमालयी कंट्री है, तो इसमें जो इसके डेवलपमेंट में इंडिया है वो कंट्रीब्यूशन भी सबसे ज़्यादा कर रहा है, यानी सबसे ज़्यादा ग्रांट प्रोवाइड कर रहा है। तो साथ ही अब हम बात करेंगे मालदीव की कि मालदीव के साथ इसके कैसे रिलेशन है। मालदीव के साथ भी इसके जो रिलेशन है वो काफ़ी वार्म है, यानी अच्छे हैं, गर्मजोशी वाले हैं। एंड 1988 में क्या हुआ कि जो श्रीलंका के कुछ
तमिल थे, यानी नाम के तमिल थे, वैसे थे नहीं, नाम के तमिल थे, वे कुछ आ जाते हैं और यहाँ पर अटैक कर देते हैं। तो इस अटैक से बचने के लिए मालदीव ने जब इंडिया से हेल्प मांगी तो इंडिया ने इसकी हेल्प की और अपनी आर्मी भेजकर वहां पर इन अटैक को रोका, जिससे वहां पर उनको आक्रमण था इसको रोका गया। और भारत ने इसके अपनी सारी आर्मी यानी वायुसेना, नौसेना, आर्मी, जितनी भी नेवी फोर्स थी सारी वहां पर भेज दी। साथ ही जो इंडिया है वो मालदीव के इकोनॉमी, टूरिज्म और जो फिशर वाले जो होते हैं इन सब में ही हेल्प करता है, यानी कंट्रीब्यूट करता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमने ध्यान दिया कि जो इंडिया है उसको अपनी जो नेबर कंट्री है उनके साथ काफ़ी, जो छोटी छोटी रीजन्स है उनके साथ काफ़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। जो इंडिया है वो अपने साइज में बड़ा है और काफ़ी पावरफुल भी है। इसकी वजह से जो ये छोटी जो कंट्री है वो भारत पर डाउट करती है और उनका ये ठीक भी है, क्योंकि हमें जब अपने से बड़ा होता है तो हम, जैसे इंडिया है वो अभी अपने अमेरिका, चाइना इनको अपने से खतरा मानता है, तो वैसे ही जो अदर कंट्री है वो भी इंडिया को डाउटफुल देखती है। और दूसरी तरफ क्या है कि जो भारत है उसको ऐसा लगता है कि जो ये उसके और साइड वाले नेबर्स है, पड़ोसी हैं, ये उसका फायदा उठा रहे हैं। तो वैसे भारत ऐसा नहीं चाहता है कि जो हमारा एरिया है उसमें किसी भी तरह की अनस्टेबिलिटी पैदा हो। उसे डर लगता है कि अगर यानी क्या होगा कि अगर मैं इस एरिया को कंट्रोल नहीं करूंगा तो बाहर की जो पावर है वो आ जाएंगी और वो यहाँ पर अपना प्रभाव जमा लेंगी। तो इसलिए जो इंडिया है वो काफी कॉन्शियस है इस चीज को लेके, यानी थोड़ा ज्यादा वो करता रहता है कि हाँ मुझे अपने एरिया में किसी की वो नहीं चाहिए। और पर जो छोटे देश हैं उनको ऐसा लगता है कि इंडिया है वो अपना दबदबा कायम करना चाहता है। तो ये चीज है। और दक्षिण एशिया ऐसा नहीं है कि जो साउथ एशिया के जितने भी झगड़े हैं वो सभी भारत के साथ होते हैं। इन कंट्रीज में आपस में भी झगड़े होते रहते हैं, जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, इनमें आपसी झगड़े भी होते रहते हैं। और इनमें जैसे कि भूटान के जो आप्रवास रोहिंग्या लोगों के जो म्यांमार है इनको लेकर भी काफी ज्यादा इशू होते रहते हैं। बांग्लादेश और नेपाल में जो हिमालयी रिवर्स है उनके पानी को लेकर भी इनमें इशू होते रहते हैं। तो ऐसा इनमें चलते रहते हैं। इसका एक कारण ये है कि जो साउथ एशिया है उसका जो जियोग्राफी है वो भी एक इन झगड़ों का कारण है। और जो इंडिया इसका एक सेंटर पॉइंट है, दैट्स वाई इसके जो झगड़े हैं मोस्टली इसी के अराउंड है। तो ये था हमारा नेबरिंग कंट्रीज के साथ रिलेशन। जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा पीस एंड कोऑपरेशन की जो साउथ एशिया है, साउथ एशिया में ये कंट्री पीस एंड कोऑपरेशन के लिए क्या कर रही है। वैसे ये जो एक कंट्री है ये कहीं ना कहीं तो कोऑपरेट करती है, ये ऐसा नहीं है कि हमेशा लड़ती रहती है, ये यानी को एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करती है, यानी चाहे डिस्प्यूट कितने भी हो पर फिर भी ये एक दूसरे के साथ फ्रेंडली रिलेशन स्पेंड करती है। और साथ ही कॉरपोरेशन के भी इनके बहुत सारे एरिया होते हैं। इन देशों में जो क्या कहते हैं शांति के लिए काफ़ी ज़्यादा एग्रीमेंट साइन भी हुए हैं जो कि रीजनल लेवल पर ही हैं। दक्षेज यानी जो सार्क है इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन कंट्रीज में आपस में कोऑपरेशन करने में हेल्प करेगी। और इसी की जो फील्ड है इसी को और आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक और कदम उठाया गया था जो कि इनके आपस में कोऑपरेशन करने में होगा। जो शार्क है उसकी जो शुरुआत है ये 1985 में स्टार्ट हुआ था। और वैसे काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट होने के कारण या फिर इशू होने के कारण इसे ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाई है। और जो क्या कहते हैं जो दक्षिण की यानी सार्क की जितनी भी कंट्री थी उन्होंने 2002 में एक एग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम था साफ्टा, यानी जो साउथ एशियाई फ्री ट्रेड एसोसिएशन। एक एग्रीमेंट साइन किया, इस पर इन्होंने साइन किया, जिससे क्या हुआ कि जो साउथ एशिया की जो आपस की जितनी भी कंट्री है वो आपस में फ्री ट्रेड के लिए खोल दी गई थी। और ये एक प्रॉमिस था कि ये आप अपने एरिया में फ्री ट्रेड कर सकती हैं। इससे क्या हुआ कि जो साउथ एशिया की जो सीमा रेखा थी इसके आर पार ये फ्री ट्रेड से सभी जो साउथ एशिया की जो कंट्री थी वो एग्री हो गई थी। इससे क्या हुआ कि इस एरिया में मानना था कि जो शांति है वो बनी रहेगी और जो पीस है उसको भी बढ़ावा मिलेगा और साथ ही एक नए चैप्टर की शुरुआत होगी। जो साफ्टा था इसके पीछे यही एक फीलिंग काम कर रही थी और इसीलिए 2004 में जो ये एग्रीमेंट था इसको साइन किया गया। पर साथ ही ये जो
होता है ना अपनी एग्जिस्टेंस में, यानी काम करना कब शुरू करता है, तो 2006 में इसने काम करना शुरू किया था। इस जो ये एग्रीमेंट था, इसका लक्ष्य क्या था, इसकी एक एम थी कि जो 2007 में जो इसका टैक्स लगता है, बॉर्डर टैक्स लगता है, इसको 20% कम कर दिया जाए, यानी 20% अगर टैक्स कम होगा तो इससे प्रॉफिट ज़्यादा होगा। पर जो कुछ जो छोटी कंट्री थी, उनका अभी भी यही मानना था कि जो इंडिया है इस साफ्टा की ओर लेकर सभी जितने भी जो मार्केट है, अदर मार्केट है, उन पर अपना कंट्रोल करना चाहता है, वहाँ पर अपना जो हर तरह का एक सोशली और पॉलिटिकली अपना असर डालना चाहता है। पर जो इंडिया है वो ऐसा सोचता था कि अगर जो ये साफ्टा है, इससे मुझे नहीं बल्कि सिर्फ जो साउथ एशिया की जितनी भी कंट्री है उन सभी को फ़ायदा होगा, और जो हमारे जो रिलेशन है जो वो पॉलिटिकली और अच्छे होंगे, और साथ ही उन जो हमारे डिस्प्यूट के इशू हैं उनको हम सोल्व करेंगे। पर इंडिया के लोगों का मानना था कि इंडिया को साफ्टा को लेकर काफ़ी ज़्यादा वरीड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भारत है उसने भूटान, नेपाल और श्रीलंका के साथ पहले ही ट्रेड के कुछ क्या कहते हैं एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। पर फिर भी इंडिया है वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि चाहता कि था कि हम सब मिलकर रहे। हालांकि जो भारत और इंडिया है उनके साथ जो इशू है वो कभी ना खत्म होने वाले झगड़े, यानी जो उनकी जो हिंसा है, यानी जो उनकी फाइट है वो हमेशा चलती रहती है, कभी किसी चीज़ को लेके, कभी किसी चीज़ को लेके। और फिर भी पर जो लीडर्स हैं और जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, इनके इनके बीच की जो टेंशन है और जो उसको ख़त्म करना चाहते हैं और वहाँ पर पीस को लेके आना चाहते हैं, इसीलिए सब एफर्ट कर रहे हैं और इसी से सब सहमत है। यानी कुछ सोशल एक्टिविस्ट और जो एक फेमस पर्सनैलिटी होते हैं वो भी इन दोनों देशों के बीच में अच्छे रिलेशन करने में उन्होंने भी एफर्ट्स किए, और जो दोनों देशों के जो लीडर्स हैं यानी नेता हैं वो भी एक दूसरे को समझने के लिए जो कॉन्फ्रेंस होती है, जो अपनी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए कॉन्फ्रेंसों में मिलते हैं और इनके क्या कहते हैं बात भी करते हैं। हालांकि जो इनके रिलेशन है वो बीच में एक बार ठीक भी हुए, जैसे बस के लिए काफ़ी ज़्यादा वो रास्ते थे, रूट थे वो खोले गए थे और वीज़ा थे वो भी आसानी से मिल जाते थे। पर फिर भी अब इनके रिलेशन फिर वैसे हो गए हैं। तो ऐसे इसलिए हुआ कि जो कुछ भी रीज़न है उनके लिए, पर इनके रिलेशन अब करंट में भी फिर वैसे ही है। और जो कोई भी एरिया होता है उसमें क्या होता है कि जो अदर पावर होती है वो अपना कंट्रोल करना चाहती है। तो वैसे ही साउथ एशिया में चाइना और अमेरिका है, ये भी अपनी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे। जो चाइना है उसके इंडिया के साथ रिलेशन काफ़ी अच्छे हुए हैं, पर उसकी जो पार्टनरशिप है वो पाकिस्तान के साथ ज़्यादा है, इसीलिए ये चीज़ इंडिया और चाइना के रिलेशन को ख़राब कर रही है। और हमें डेवलपमेंट की ज़रूरत है, और साथ ही लिबरलाइजेशन के कारण ये जो दो देश हैं, ये दो बड़े देश यहाँ पर ज़्यादा अपना रोल प्ले कर रहे हैं। 1991 में क्या हुआ कि इनके साथ हमारे जो इकोनॉमिक रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। और कोल्ड वॉर के बाद क्या होता है कि कोल्ड वॉर का पता था कि जो अमेरिका वो एक सुपर पावर बची थी, तो यहाँ पर भी उसका जो इफ़ेक्ट है वो देखने को मिला था। और इसमें क्या हुआ कि कोल्ड वॉर के बाद दो अमेरिका है उसके इंडिया और जो पाकिस्तान है उस दोनों के साथ रिलेशन अच्छे हैं। और जो वह क्या कर रहा है कि एक बीच की भूमिका, इंटरमीडिएट की भूमिका निभा रहा है दोनों देशों के साथ। उन्होंने दोनों देशों के साथ अपने जो इकोनॉमिक रिलेशन है वो अच्छे किए हैं और अपनी पॉलिसी है वो भी अच्छी की है। इससे क्या हुआ कि जो अमेरिका की यहाँ पर रोल है वो ज़्यादा बढ़ गया, और जो अमेरिका में भी जो साउथ एशिया के लोग हैं उनका नंबर भी ज़्यादा है। और फिर भी अगर हम इस क्षेत्र की, वैसे जो ये एरिया है इसकी जनसंख्या को देखें तो इनका जो साइज़ है, एवरेज साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है। इस जो ये एरिया है इसमें अगर पीस और जो कॉरपोरेशन बना रहेगा तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए भी बेनिफिट है। तो हालांकि क्या है कि जो साउथ एशिया में जो कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर हमेशा कॉन्फ्लिक्ट प्रोन जोन रहेंगे, पर इनके बाद भी क्या है कि ये जो क्षेत्रीय है ये आपस में रीजनल ब्लॉक भी में बंधा रहेगा, जिनके कॉमन कल्चरल फीचर है, यानी इन सब डिफरेंसेस के बाद भी इनके सब के कॉमन कल्चरल फीचर हैं। तो ये था साउथ एशिया में पीस और कॉरपोरेशन के लिए, जो कि सार्क बना था, फिर सफ्टा बना था, चाइना और यूएस इनके साथ इनके गुड रिलेशन है। तो ये था साउथ एशिया के बारे में। अब हम एक बार इनकी टाइमलाइन भी देख लेते हैं। हालांकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है पर आपको फिर भी पता होना चाहिए। तो चलिए एक छोटा सा जल्दी से क्विक रिव्यू लेते हैं हम इसको।
तो सबसे पहले क्या हुआ था कि 1947 था उसमें जो रूल इंग्लिश रूल था वो ख़त्म हो चुका था और इंडिया और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। 1948 में जो श्रीलंका था उसको उस टाइम पर सिलोन कहा जाता था, उसे आज़ादी मिली थी। और क्या होता है साथ में कश्मीर को लेकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिली थी। 1954 एंड 55 में सिएटो और जो पाकिस्तान है वो सिएटो और सेंटो, ये आपने ग्रुप पहले पढ़े थे, उनमें जाकर ऐड हो जाता है। एंड दिसंबर 1960 में क्या हुआ, जो हमने पढ़ा था कि जो इंडिया और जो पाक है वो सिंधु जो इंडस रिवर थी उसके पानी के लेकर जो एग्रीमेंट हुआ था उस पर साइन करते हैं। एंड 1962 में इंडिया और चाइना के बीच एक काफ़ी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है जो कि यानी बॉर्डर को लेके था। एंड उसी के साथ 1965 में क्या होता है कि इंडिया और पाकिस्तान की फिर से लड़ाई हो जाती है। और देन 1966 में जो इंडिया और जो पाकिस्तान है उसको वहाँ पर एक एग्रीमेंट होता है जिसको ताशकंद एग्रीमेंट का नाम दिया गया था। इसमें क्या होता है कि उनको थोड़ी फ्रीडम देने के लिए एक क्या होता है वो प्रोसेस भी रखा गया था, यानी एक ऑफर रखा गया था। देन अगर हम बात करें मार्च 1971 में इसने जो यहाँ पर बांग्लादेश के जो लीडर्स थे उन्होंने डिक्लेयर किया कि हमें फ्रीडम चाहिए। एंड उसी के साथ जो अगस्त 1971 में क्या हुआ था कि जो भारत और सोवियत संघ थे उन्होंने एक फ्रेंडशिप वाला एग्रीमेंट था 20 सालों के लिए, उस पर साइन किए थे। एंड दिसंबर 1971 में भारत पाक में लड़ाई हो गई थी और साथ ही जो बांग्लादेश था वो आज़ाद हो गया था और उसने अपनी स्टेब्लिशमेंट थी उसको डिक्लेयर कर दिया था। अगर हम बात करें जुलाई 1970 में इनके बीच जो था इंडिया और पाकिस्तान के बीच फिर से शिमला को लेकर एग्रीमेंट था वो हुआ था। एंड 1974 में यहाँ पर इंडिया ने न्यूक्लियर का जो टेस्ट थे वे किए थे, पाकिस्तान ने भी तभी किए थे। 1976 में जो पाकिस्तान और जो बांग्लादेश थे उनके रिलेशन में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ था। 1985 में जो दक्षेश था यानी जो शार्क था उसने अपने डिक्लेरेशन लेटर था वो बनाया था। एंड 1987 में बेसिकली भारत और श्रीलंका के बीच एक समझौता हुआ था। एंड 1988 में क्या हुआ था कि जो मालदीव में एक यहाँ पर वो तमिल मैंने बताया था तमिल आ गए थे तो उन्होंने अटैक कर दिया था, तो जो इंडिया था उन्होंने अपनी आर्मी भेजी तो वहाँ पर एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ था। एंड एट द एंड नेक्स्ट ये हमारा लास्ट पेज है, इसमें हमने सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि 1988 और 91 में जो पाकिस्तान और जो बांग्लादेश नेपाल थे इन तीनों ही कंट्रीज में जो डेमोक्रेसी थी वो आ गई थी। एंड 1993 में जो दक्षेश था उसमें उसका एक 7th कॉन्फ्रेंस हुआ था ढाका में, वहाँ पर जो सफ्टा था एक एग्रीमेंट था उस पर साइन किए गए थे। दिसंबर 1996 में जो गंगा रिवर है उसकी पानी का जो शेयरिंग है उसको लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच एक फरक्का नाम की एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। एंड मई 1998 में भारत और जो पाकिस्तान था दोनों ने ही न्यूक्लियर पावर जो टेस्ट थे वो उन्होंने टेस्ट कर लिए थे। एंड इसके बाद दिसंबर 1998 में भारत और श्रीलंका ने जो फ्री ट्रेड का जो एग्रीमेंट था उस पर साइन कर दिए थे। एंड फरवरी 1999 में भारत के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी उन्होंने बस यात्रा स्टार्ट कर दी थी, यानी वो लाहौर वाली जो बस थी वो एक स्टार्ट कर दी थी जिससे कि इनकी शांति के लिए एक डिक्लेयर भी माना गया था। एंड जून जुलाई में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल वाली लड़ाई होती है। जुलाई 2001 में एक आगरा बैठक हो जाती है जो कि सक्सेस नहीं होती है। एंड 2004 में एक सफ्टा पर साइन होते हैं। एंड 2007 एंड 2014 तो ये बेसिकली यही था, इनमें कुछ ज़्यादा रिमेंबर करने की चीज़ नहीं है। बेसिकली जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ही याद हो गई होंगी। तो आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो और आपको चैप्टर क्लियर हो गया हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं और ऐसे ही चैनल के साथ बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।